नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और QR स्कैन करके हमारा पत्रम पुष्पम सहयोग भी करते रहें। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से पूरी तरह से निपट नहीं पाया है। ये अगला ख़तरा उसके सामने मंडरा रहा है। और अगला ख़तरा क्या है? अब आप ये देखें कि उसने ये सोचा कि भाई हमारी बुरी तरह से पिटाई हो गई, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था चाइनीज़ वो चला नहीं, तो अब हम जाकर टर्की से एयर डिफेंस सिस्टम ले आएंगे। और चूँकि हमारा जो एयर डिफेंस है वो मेनली ऑफेंसिव डिफेंस में विश्वास रखता है, तो अब हम वहाँ से लाएंगे स्टेल्थ केपेबल J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। ऐसा एयरक्राफ्ट जो अभी तक चाइना ने भी यूज़ नहीं किया है, तो वो यूज़ करने के लिए पाकिस्तान को दे रहे हैं कि भाई 2-4 जो है वो ट्राई करके देख ले, पिटा जाए तो फिर हम इसमें जो कुछ चेंज करने होंगे वो करेंगे। और तो और मौके का फ़ायदा उठाया, और मौके का फ़ायदा उठा के इसको KJ-500 कह रहे हैं कि हमारा जो है एक ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसको यूज़ करो। वो जो साफ वाला है उसको यूज़ मत करो, क्योंकि उसको तो 350 किलोमीटर दूर से S-400 ने उड़ा दिया था। भाई तो तुम्हारा KJ-500 जो है वो कोई अमर चक्र से तो चारों तरफ से आच्छादित नहीं है कि उसको अमरत्व तो मिला हुआ है। 300 किलोमीटर दूर से तो ये भी पिटेगा। तो ये अब यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कि अच्छा HQ-9 नहीं चली, HQ-16 नहीं चली, तो वो HQ-19 एक और है। और HQ-19 क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अरे भाई, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का तुम क्या करोगे? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में भारत ने चलाई ही नहीं। एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चलाई, केवल क्रूज मिसाइल चलाई, सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चलाई। जो बैलिस्टिक मिसाइल चलाई वो पाकिस्तान ने चलाई। लेकिन अब ये सब करने के बाद भी हालात तो बहुत ख़राब होने वाले हैं। हालात ख़राब होने वाले हैं क्यों? उसके 3 कारण, 3 बड़े कारण मैं आपको बता दूं। वो 3 कारण जो है वो इसलिए हैं कि DRDO ने 3 कारनामे और कर लिए हैं। 3 कारनामे। और मैं आपको एक प्रकार से एक जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से भारत का जो आत्मनिर्भर मिसाइल सिस्टम है वो पूरी दुनिया में खलबली मचा रहा है। पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। और वह आत्मनिर्भर सिस्टम क्या कह रहा है? वह आत्मनिर्भर सिस्टम ये कह रहा है कि अब जो मैक 3 वाला ब्रह्मोस था 1.0 मैक 3, वो एक रैम जेट इंजन से चलता है। अब इस रैम जेट इंजन को भारत कर रहा है अपग्रेड, और उसको अपग्रेड करके 4.5 मैक पे चलाने जा रहा है। देखिए, मैक 5 तक तो कहलाता है हाइपर, मैक 5 तक कहलाता है सुपरसोनिक, और मैक 5 के ऊपर कहलाता है हाइपरसोनिक। तो अब मैक 4.5 को आप क्या कहेंगे? टेक्निकली तो सुपरसोनिक है, लेकिन इम्पैक्ट तो हाइपरसोनिक ही है। आपको ये पता ही है, मैं बता भी चुका हूँ कि जब चाइना को ये कहा गया कि भाई तुम तो ब्रह्मोस रोक नहीं पाए, ये तुम्हारा HQ-9 और HQ-16 वाला जो सिस्टम था एयर डिफेंस का, ये पूरी तरह से नाकाम रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब हमने तो ये सिस्टम जो है, हमारे जो HQ-9 और HQ-16 है, ये ब्रह्मोस के लिए तो डिज़ाइन ही नहीं है। तो पाकिस्तान उनसे कह रहा है कि भाई जब तुमने हमको कहा था तब तो ये कहा था कि भाई ये इफ़ेक्टिव रहेंगे ब्रह्मोस के ख़िलाफ़ भी, और अब कह रहे हो कि ये उसके लिए डिज़ाइन नहीं है। तो हम करें क्या है फिर तुम्हारे सारे एयर डिफेंस सिस्टम का? इसलिए सारे एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ़र पे होते हुए भी ये क्लियर नहीं है कि अब चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ख़रीदेगा। अब पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? जा रहा है टर्की। वो कह रहा है भैया तुम्हारे वाले दे दो, लेकिन कोई गारंटी तो दो ब्रह्मोस के ख़िलाफ़। उनको बताया है अमेरिका में कुछ समझदार लोगों ने कि भाई देखो ऐसा है पाकिस्तान वालों, ब्रह्मोस के ख़िलाफ़ कोई भी सिस्टम गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि जो अमेरिकन सिस्टम है, थार्ड सिस्टम है उनका, वो थार्ड सिस्टम जो है वो भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उससे कमतर है। पैट्रियट सिस्टम है,
वो जो पैट्रियट सिस्टम है वो S-400 के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। और जो डेविड स्लिंग सिस्टम भी है उनका, वो भी आकाश और MRSAM जो भारत का एयर डिफेंस है उससे इन्फीरियर है। भारत इस समय एयर डिफेंस का पूरे विश्व में चैम्पियन डिक्लेयर हो चुका है। तो इसलिए ना तो तुम एयर डिफेंस उनकी भेद पाओगे और ना तुम ब्रह्मोस का कोई उपाय ढूंढ पाओगे। जब तक उपाय ढूंढने की बात होगी तब तक वो 4.5 वाली आ जाएगी। चलो यहाँ तक भी गनीमत थी कि भाई चलो 4.5 आ जाएगी, हम कोई कोशिश करेंगे 4.5 मैक का तोड़ निकालने की। अब पता चल रहा है कि साहब DRDO ने टेंडर निकाल दिए हैं। और टेंडर किसके निकाले हैं साहब? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट की। इस प्रोजेक्ट का नाम है ET-LDHCM। ET का मतलब एंड टू एंड टेस्टिंग और LDHCM का लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब हुआ कि देखिए 1000 सेकंड का जो अभी टेस्ट किया था, उस 1000 सेकंड में ये 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ये मैक 6 मैक 7 पे चलेगी। अब ये मैक 6 और मैक 7 पे चलेगी और इसमें लगेगा स्क्रैम जेट इंजन। ये रैम जेट इंजन का एक और ऊपर का एक एवोल्यूशन है। और स्क्रैम जेट इंजन में दिक्कत यही होती है कि चूँकि वह इतनी फास्ट चलती है तो बाहर से जो ऑक्सीजन ले के और उसमें जो फायर इस्टेब्लिश की जाती है, जो कंबस्चन इस्टेब्लिश किया जाता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। और उसमें कई बार जो है वो आपको वहाँ पर इंटरनल ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी पड़ती। खैर वो जो भी हो, अब इसमें हो गया है इसका टेंडर। और ये टेंडर में क्या निकाला है, डिटेल किया गया है इसमें स्कोप ऑफ वर्क का, जिसमें इंटीग्रेशन जिग्स एंड ट्रॉलीज़ ये सब उसमें मांगे गए हैं। ये इंटीग्रेशन जिग्स और ट्रॉलीज़ जो है वो उनके जो सिस्टम है उनको इंटीग्रेट करके और फिर उनका जो लॉन्चर वगैरह होता है उसके लिए सबके लिए आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ एयर फ्रेम्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ जिग जो है वो एयर फ्रेम को इंटीग्रेट करता है और एक और जो है वो इंजन असेंबली को इंटीग्रेट करता है। एक्सटेंशन बेड होता है उसके इंटीग्रेशन फिक्सचर के लिए। और ये कंपोनेंट्स जो हैं ये असेंबली और इंटीग्रेशन हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये प्रिसीजन इंश्योर करते हैं और जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है उसको इंश्योर करते हैं। तो ये चूँकि अब हो गया है तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये 3 महीने के अंदर अंदर इसमें इनको सप्लाई 3 महीने के अंदर अंदर इसको सप्लाई इनको देनी है, जिस दिन से इनका टेंडर एक्सेप्ट होगा। तो ये टेंडर एक्सेप्ट करने का लगभग 1 महीने का और 3 महीने का टोटल आप ये समझ लीजिए कि इसको लॉन्च करने में अब केवल 6 महीने दूर है हमारे फाइनल लॉन्च और इंडक्शन के लिए हमारी ब्रह्मोस 2.0, जो कि चलेगी मैक 6 और मैक 7 की रफ्तार से। और दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो इसको कहीं से भी रोक पाए। इसकी रेंज जो होने वाली है 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर। तो पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जो बचेगा। तो पाकिस्तान को अब सिर्फ राम राम हरि राम करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह कहने से काम चलेगा नहीं। चलिए ये भी हो गया। अब एक और समस्या पैदा हो गई है, वो ये हो गई है कि जो ये रफ़ाल है भारत के पास, रफ़ाल M भी आ रहे हैं। रफ़ाल मरीन जो है वो विक्रांत पर, यानी कि जो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर जाएंगे। जो पुराना हमारा विक्रमादित्य है उसके ऊपर MiG-29 है और जो MiG-29 फ्री होंगे रफ़ाल M के आने से वो भी विक्रमादित्य पर जाएंगे। तो इन पे जो है वो रुद्रम 1 अस्त्र मिसाइल BVRAM जिसको कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM जिसको बोलते हैं, और SAAW स्मार्ट एंटी एयर बेस वेपन। तो वो एंटी एयर बेस वेपन जो है वो क्रेटर क्रिएट करता है, जो आपने रहीम यार खान में देखा होगा। और ये जो रुद्रम है ये एंटी रेडिएशन है। ये पूरा का पूरा सिस्टम दूसरों के जैम करने का काम करता है।
जैसा आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में 1.0 में जब पहले आक्रमण हुए थे और जिससे कि टेरर बेस न्यूट्रलाइज किए गए थे, उसमें ये भी आया था पहले कि साहब कि हमने पहले उनके सारे बेसिस, उनके जो रेडार सिस्टम इत्यादि थे वो सब न्यूट्रलाइज़ कर दिए। तो वो न्यूट्रलाइज़ कैसे किए थे? उसी रुद्रम से किए थे। रुद्रम चलाया, वो न्यूट्रलाइज़ हुए और जो बीच का जो टाइम मिला उनको 20-25 मिनट, उसी में उन्होंने सारे टेरर बेस हिट कर दिए। तो पाकिस्तान वालों मज़े करो तुम तो, अब तुम्हारी औकात में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में तो अब पिटना ही पिटना लिखा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।